Hi everyone. In this session we will discuss about the solution of the mock test of chapter optics. Let's discuss the questions in detail. The first question is speed of light in air is. The speed of light air में given है that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. If the refractive index of glass is 1.5, find the time taken by light to travel a distance of 10 centimeter in the glass. तो टाइम डिस्टेंस हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, इसमें ग्लास में ट्रैवल करना है। ठीक है, तो अगर ग्लास में ट्रैवल करना है डिस्टेंस, ठीक है, और टाइम उसके लिए निकालना है, तो हमें स्पीड पता होनी चाहिए कि ग्लास में कितनी स्पीड होगी। स्पीड हम कैसे निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ठीक है, इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं। 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीडियम। मीडियम में हमारे पास स्पीड कितनी आ जाएगी, इसको 10 ऊपर चला गया, ये 5 और ये 2, तो मीडियम में हमारे पास आ गई 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम टाइम निकाल लेते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर दिया। स्पीड हमारे पास क्या है 10 रेज़ टू पावर 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। इसको जब हमने सॉल्व किया तो टाइम कितना आया हमारे पास 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 सेकेंड। तो ऑप्शन बी जो आएगा दैट इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a lens has a focal length of 10 centimeter. फोकल लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। where should the where the object should be placed, हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखनी चाहिए कि if image is to be 40 सेंटीमीटर। अब इमेज कहाँ पे है, 40 सेंटीमीटर पे है, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ लेंस। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर ये लेंस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी ये वाली, इसी को ही पॉजिटिव डायरेक्शन हम ले रहे हैं। अब हम थिन लेंस फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, 1/f इज 1 - 1/b बाय 1/u। फोकल लेंथ हमारे पास आ गई 10, ठीक है, और u क्या आएगा हमारे पास, वो निकालना है हमें। v क्या है हमारे पास 40, v हमारे पास क्या है 40 -1/u, और u 1/u एक साइड आ गया, 1/40 -1/10। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो u यहाँ से क्या आया -40/3 सेंटीमीटर। अब ये कितना बनता है अप्रॉक्सीमेट, अगर लेके चले तो 13 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम डिस्टेंस ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे मेजर कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन तो वो इंडिकेट कर रहा है, हमें डिस्टेंस पूछा है तो हमने बता दिया कि 13 सेंटीमीटर जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज। अब कोहेरेंट सोर्सेज की कुछ कंडीशंस होती है, वो सोर्सेज कोहेरेंट होते हैं जो वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर तो उनकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, वेव्स की सेम होनी चाहिए, सेम वेवलेंथ, सेम वेव वेक्टर होना चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं। ये कंडीशन जो सब सेटिस्फाई कौन कर रहा है, किस में होती है, ये लेजर में होती है। जो लेजर है वो क्या एक तरह का एग्जांपल है कोहेरेंट सोर्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not suitable phenomena to establish the light is a wave motion। अभी हमें इनमें से ऑप्शन में से ये बताना है कि इनमें से कौन सुटेबल नहीं है जो हमें स्टैब्लिश कर सके कि लाइट का मोशन कैसा है, वेव मोशन है, यानी कि वेव नेचर है। तो हमें पता है इंटरफ्रेंस और डायफ्रैक्शन, ये तो वेव नेचर से ही एक्सप्लेन होती है। वेव नेचर कंसीडर किया था तभी तो ये प्रोसेसेस हुई थी, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। पोलराइजेशन भी नहीं आएगा, इसमें भी वेव नेचर इन्वॉल्व था। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज द रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर डज नॉर्मल शिफ्ट थ्रू रिफ्रैक्टिंग मीडियम डिपेंड्स। जैसे ये हमारे पास क्या है, कोई रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, यानी कि ग्लास, इसकी कुछ थिकनेस है टी, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है, आप इस तरफ से इस पोजीशन से देख रहे हो इस ऑब्जेक्ट को, तो आपको ये एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे नहीं दिखाई देती, ये शिफ्ट होके दिखाई देती है, तो वही शिफ्ट की बात की गई। अब उस शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, t इंटू 1 -
म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय म्यू ग्लास। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रही है शिफ्ट या फिर थिकनेस। ठीक है, तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थिकनेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम पे ये जो है डिपेंडेंस करती है नॉर्मल शिफ्ट या शिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज टू बी सीन थ्रू द सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ पावर। पावर हमें क्या दी गई है? 10 डायप्टर। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू रिड्यूस द मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब हमें जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो क्या है? मैक्सिमम है। हमें उसको रिड्यूस करना है, तो हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे कि मैग्निफिकेशन कम हो जाए। लीस्ट डिस्टेंस हमें 25 सेंटीमीटर। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगी? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इमेज कहाँ पे बनेगी? डी डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है, और अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो माइनस डी ले लेंगे हम। अब पावर क्या होती है? 1 अपॉन फोकल लेंथ, यानी कि 1/10। अब ये फोकल लेंथ हमारे पास क्या आ गई? एक सेकेंड, ये 10 इधर आएगा 1/f, तो फोकल लेंथ हमारे पास आ गई 1/10। ठीक है, बी भी हमारे पास आ गई। अब थिन लेंथ फॉर्मूला से देख लेते, क्या था फॉर्मूला? 1/f माइनस इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं। ये क्या आ गई? 1/10। बी क्या आ गई हमारे पास? माइनस डी, यानी कि 25 सेंटीमीटर माइनस 1/u। यहाँ से 1/u की वैल्यू क्या आ गई? दिस वन। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 है ना, यहाँ से आ गया -14/100 7, यानी कि u की वैल्यू आई -50/7। दिस इज -7.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक पॉइंट जो था कि यहाँ पे जो फोकल लेंथ आएगी वो मीटर में आएगी, है ना, तो फोकल लेंथ यहाँ पे 1/10 जो है वो मीटर में आएगी, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फोकल लेंथ यहाँ से 10 सेंटीमीटर ही बनेगी। तो एफ की वैल्यू 1/10 यहाँ, और ये सेंटीमीटर में ही फिल किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What happens to interference pattern if phase difference between two sources varies continuously? देखो, अगर फेज डिफरेंस जो है वो चेंज होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ये इंटरफेरेंस पैटर्न था, यहाँ पे आपको मान लो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, पहले तो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, आपको मैक्सिमा दिखेगा, कुछ टाइम बाद इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फिर यहीं पे मिनिमा दिखेगा। मतलब इतनी अगर फेज चेंज होता जाएगा तो हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं चल पाएगा कि यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा बन रहा है, यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो होगा उसको हम देख ही नहीं पाएंगे एग्जैक्टली। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑप्शन जो आएगा दैट इज सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 3/2, वाटर का गिवन है 4/3। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे वेलोसिटी के साथ वेरी करता है? 1/v के साथ। ठीक है, स्पीड की रेशो ही तो निकालनी है कि इन द ग्लास एंड वाटर। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि ग्लास की वेलोसिटी इनवर्सली रिलेशन है तो वाटर की वेलोसिटी ऊपर जाएगी। अभी इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज 3/2।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दैट इज 4/3, तो ये बन गया 9/8। बट हमें पूछी किसकी है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर, तो ये रेशो क्या आई 8/9। तो ऑप्शन डी जो होगा दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Young's double slit experiment with monochromatic light, how is the fringe width affected if screen is moved close to the slit? अब देखो यहाँ पे किया गया है स्क्रीन इज मूव क्लोज टू द स्लिट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल डी को डिक्रीज कर रहे हैं। बताना है कि फ्रिंज विड्थ कैसे अफेक्ट हो रही है। फ्रिंज विड्थ का रिलेशन क्या था, लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, यानी कि फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली डी के साथ वेरी कर रही है। अगर डी को डिक्रीज कर रहे हो तो बीटा भी क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, लेंस का, वो हमें गिवन है 1.5, इट इज इमर्स्ड इन वाटर, वाटर मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर, हमें फोकल लेंथ कब निकालनी है, जब हमने लेंस को वाटर में रख दिया, तब हमने फोकल लेंथ जो है वो फाइंड कर। तो हमें फोकल लेंथ कब निकालनी है, जब वो वाटर में है, यहाँ पे मैं W लिख रही हूँ। क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1, 1/R1 -1/R2। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर की तो कोई डाटा गिवन ही नहीं है, तो हम एक से देख लेते हैं कि जब हमारा जो लेंस था वाटर में, एयर में प्रेजेंट था, उसके लिए क्या आ जाएगा, दैट इज म्यू लेंस ओवर म्यू मीडियम -1, 1/R1 -1/R2। अब फोकल लेंथ कितनी गिवन है इसके, 20 सेंटीमीटर गिवन है। ये किस में गिवन है 20 सेंटीमीटर, एयर में, तभी तो हम वाटर में फाइंड करेंगे ना। तो ये जो फोकल लेंथ गिवन है ये एयर में गिवन है, दैट इज 1/20। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, मीडियम क्या है यहाँ पे एयर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 -1, ये डाटा हमें गिवन ही नहीं है। तो इसको सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ये क्या बनेगी 1/20, ये 0.5 आया, 0.5 इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0.5 बनेगा ना यहाँ पे, तो ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया, ये 10 ऊपर, और ये बना 1/10, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/10, वो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। 1.5 है ये, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वाटर में रखा है ना, 1.33 -1, और इसकी वैल्यू 1/10। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास फोकल लेंथ आती है 78 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, object is placed perpendicular to the axis of concave mirror so that image formed is erect and magnified। अब हमारे पास concave mirror given है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी है ये नहीं बताया, ठीक है, उन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है परपेंडिकुलरली ही रखी हुई है प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो ये ऑब्जेक्ट है हमारी, इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। तो ये कब बनती है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब हमें पता है ये इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, पोल और फोकस के बीच में, जैसे ये पोल और ये फोकस ले लिया, लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, फोकस से लाइट रेस पास होंगी, ऐसे पास करवा दी, ठीक है, फिर पोल से पास करवा दी, ऐसे इंसिडेंट हुई, ये ऐसे चली गई। तो देखो ये डाइवर्ज कर रही है रेस, तो इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके हम क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। तो ये यहाँ कहीं पे मीट कर रही है। अब ये इमेज कैसी बनी है, विर्चुअल, इरेक्ट भी बनी है क्योंकि ये ए बी
जैसी इमेज बन रही है, कैसी बन रही है, जैसी ऑब्जेक्ट बड़ी है तो इरेक्ट इमेज बन रही है, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। तो ऑप्शन आएगा हमारे पास पोल एंड फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखी होती है तो हमारी जो इमेज बनती है दैट इज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the radius of curvature of curved surface of plano convex lens is 20 centimeter। अब लेंस कौन सा है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। प्लेनो कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ऐसा ही बनता है, एक साइड प्लेन और एक साइड कन्वेक्स शेप। इसका उन्होंने रेडियस ऑफ कर्वेचर एक दे दिया है दैट इज 20 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें लेंस का गिवन है दैट इज 1.5। फोकल लेंथ हमें निकालनी है। अब मीडियम की तो बात ही नहीं की, तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि लेंस कहाँ पे बड़ा है, एयर में बड़ा है, ठीक है। फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, म्यू एल ओवर म्यू मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब लाइट जब आएगी पहले इस पे इंसिडेंट हो रही है ना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 ले लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे R1, तो यानी कि R1 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गई। अब R2 क्या आएगा, प्लेन सरफेस के लिए हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे डाटा फिल कर देंगे। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मीडियम इज 1 माइनस 1, ये क्या आ गया 1/20, ये माइनस 1/इन्फिनिटी, ये तो जीरो हो गया। 1/f, इसको माइनस किया हमने तो 0.5 आया यहाँ पे, और ये 1/20, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/10 इंटू 1/20, दिस इज 440 आ गया। तो 1/f 1/40 के इक्वल आ रहा है, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, और ये जो दिया है साइज ऑफ इमेज नहीं है, ये डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस यानी कि v दिया गया है -30 सेंटीमीटर। हम थिन लेंस फॉर्मूला लगाएंगे पहले, वो क्या होता है 1/f इज 1/v माइनस 1/u, इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं। 1/10 माइनस 1/30 माइनस 1/u, 1/u इधर आ गया, माइनस 1/30 माइनस 1/10, यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट मिला हमें 30, और ये एलसीएम आ गया यहाँ पे 1 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी -30/4 2 3, यानी कि -15/2 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन लेंस की क्या होती है v/u, में वैल्यू फिल कर देते हैं। v कितना है -30, u कितना है -15, और ये 2, और ये 2 आ गया। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, ये सभी एंगल्स क्या है इक्वल है, वो कितने होंगे 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60। अब ये क्या होता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल ऑफ प्रिज्म आपको कितना दिया गया है 60 डिग्री। फॉर विच एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना है 60 डिग्री। क्या निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फॉर्मूला क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम, साइन ऑफ a/2, यही था। साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म डेल्टा एम की वैल्यू भी ये, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म 60। जब इसको सॉल्व किया ये क्या बना 120/2 साइन 60 बाय साइन 30, और ये कितना है साइन 60 √3/2, साइन 30 इज 1/2, तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मिल रहा है √3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वेव शो द प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन। देखो जो पोलराइजेशन प्रोसेस है, पोलराइजेशन है, वो वही वेव शो करती हैं जिनका नेचर कैसा हो, ट्रांसवर्स नेचर।
वही वेव्स पोलराइज्ड होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सी, कि जो ट्रांसवर्स वेव्स होगी उन वही क्या होती है, पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the light travels from one medium to another which of following does not change। अब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 ले लिया या म्यू2, यहाँ से लाइट रे आई, अब बेंड होके किस तरफ गई है, इस तरफ मान लो ऐसे चली गई। पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी तो चेंज होगी, तो ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1/v के साथ वेरी करता है। ठीक है, ये भी नहीं आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। हमें ये रिलेशन पता है, v चेंज हो रहा है, लैम्डा भी चेंज होगा। जो फ्रिक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, फ्रिक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ये किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे डिपेंड करती है, जिससे वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, ये वो उस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। देखो पोलराइजेशन की कंडीशन हमें पता है कि ओनली ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। तो ये जो साउंड वेव्स होती है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है, इसीलिए साउंड वेव्स जो है वो पोलराइज्ड नहीं होती। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, two lengths of power minus 15d plus 5d they are placed in the contact coaxially। दो लेंस बड़े हैं कंटेक्ट के साथ, हमें इनकी क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। पावर इक्विवेलेंट लेंस की क्या होगी, मैंने सीखा था कि जो इक्विवेलेंट पावर होती है वो क्या होती है, सम कर देंगे सिंपल हम। ठीक है, तो ये क्या आ गया, -15d प्लस 5d, ये कितनी बनी, -10। तो यहाँ पे -10 जो आएगा वो आंसर आएगा, डायप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज यूज्ड इन द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। और ये जो सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रही है। ऑप्टिकल फाइबर का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसमें जब लाइट रे एंटर करे, यानी कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, तो ये TIR की फिनोमिना शो करेगी। अब ये यहाँ से ऐसे गई, सिग्नल ऐसे गया ऐसे गया, तो ये सिग्नल जो है ऐसे ट्रांसफर होता है ऑप्टिकल फाइबर के। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट, फॉर ए टेलीस्कोप लार्ज डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। टेलीस्कोप में हमें पता है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो लार्ज डायमीटर का होता है, वो हम क्यों लेते हैं, ताकि हमें रिजॉल्विंग पावर जो है वो अच्छे से मिले, ग्रेटर रिजॉल्विंग पावर मिले, क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, दूर पड़ा है ऑब्जेक्ट, उसको हमने देखना है। ठीक है, तो उसकी हमें मतलब अगर कोई दो नजदीक ऑब्जेक्ट्स भी होंगी तो हमें वो दिखनी चाहिए ना, प्रॉपरली उनकी इमेज दिखनी चाहिए, प्रॉपरली वो हमें दिखनी चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया कि जो डायमीटर है वो हम ऑब्जेक्टिव लेंस का अगर बड़ा ले रहे हैं तो इसका मोटिव क्या है कि हमें रिजॉल्विंग पावर जो है वो ज्यादा मिले। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।